इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड नेटवर्क स्किल्स का यूनिट नंबर 2 शुरू कर रहे हैं, जो है अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। देखिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड नेटवर्क स्किल्स का ये वीडियो नंबर 13 है। ओके, अगर यूनिट 1 आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख पाएंगे। स्किल इनहेंसमेंट कोर्स है और आज का जो अपना टॉपिक है वो है रूल्स टू एनालाइज डीसी सोर्स्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। देखिए, बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं जिसमें पावर सप्लाई आपका डीसी सोर्स है, उस तरह के सर्किट्स को हम लोग कैसे एनालाइज कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या रूल्स, क्या क्या लॉज होते हैं, आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का अगर पावर सप्लाई सोर्स डीसी है तो उस सर्किट को आप एनालाइज कर सकते हैं इन 3 लॉज की मदद से। सबसे पहला लॉ तो ओम्स लॉ होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ओम्स लॉ, जो एक बहुत ही बेसिक लॉ है जो करंट, रेजिस्टेंस और वोल्टेज को आपस में रिलेट करती है। दूसरा जो आपका लॉ है, जो रूल है जिससे आप सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं, वो है किरचॉफ्स करंट लॉ। और जो तीसरा लॉ है आपका वो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये 3 बेसिक लॉज हैं जिसकी मदद से आप डीसी सोर्स्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को एनालाइज कर सकते हैं। ओके, सो चलिए सबसे पहले हम लोग ओम्स लॉ को समझते हैं कि आखिरकार ये ओम्स लॉ क्या है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए ओम्स लॉ एक्चुअली एक ऐसा बेसिक लॉ है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का जो करंट अर्थात आई, रेजिस्टेंस अर्थात आर और वोल्टेज जिसे हम लोग V से डोनेट करते हैं, इन तीनों को रिलेट करता है, या यूँ कहिए इन तीनों के बीच जो रिलेशन प्रोवाइड करवाता है उसे कहते हैं ओम्स लॉ। साथ ही साथ ओम्स लॉ की मदद से मेरे प्यारे व्यूअर्स आप पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात वोल्टेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो बात आती है कि ओम्स लॉ है क्या। ओके, देखिए ओम्स लॉ ये कहता है कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो करंट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब जब हम लोग इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के सिंबल को रिमूव करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा V इज इक्वल टू आर आई। ओके, जहाँ पर ये आपका है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये जो R है इसे कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और ये है रेजिस्टेंस, इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। दिस इज वॉट ओम्स लॉ इज, V इज इक्वल टू आर आई। ओम्स लॉ यही है। अब आप इसकी मदद से पोटेंशियल डिफरेंस तो निकाल ही सकते हैं। आप थोड़ा इसे मैनिपुलेट करें तो यहाँ से रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा V बाई आई की मदद से। साथ ही साथ आप करंट भी पता कर सकते हैं, कैसे, V बाई आर की मदद से, है ना। सो बेसिकली देखिए ओम्स लॉ क्या है, एक ऐसा रिलेशन है जो हमें वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट का, है ना, करंट को निकालने के लिए एक फॉर्मूलाज प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, सो आप स्टेटमेंट के साथ साथ, स्टेटमेंट देखेंगे हम लोग, स्टेटमेंट के साथ साथ आप इन सारी चीज़ों को भी लिखेंगे तो आपका जो आंसर है वो लोड हो जाएगा, है ना, लोडेड आंसर होगा। देखिएगा स्टेटमेंट क्या कहता है, हम लोग लिखे हैं Ohm's law, at constant temperature the potential difference is directly proportional to the current flowing in the circuit. This is V directly proportional to R और V is equal to IR, where R is constant of proportionality. R क्या है, constant of proportionality है, जिसको हम लोग resistance कहते हैं। अब देखिए प्यारे व्यूअर्स, होता क्या है कि जो सिंपलर सर्किट्स है ना, उस पर तो आप ओम्स लॉ अप्लाई करके रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो ओम्स लॉ को हम लोग उस पर अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना, बहुत डिफिकल्टी आता है। तो इस चीज़ को देखते हुए किरचॉफ ने 2 रूल्स बनाए। एक को उन्होंने कहा किरचॉफ्स करंट लॉ और एक को कहा उन्होंने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो चलिए इन दोनों को देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ को। देखिए किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है। किरचॉफ्स करंट लॉ बेसिकली कहता है समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0, मतलब किसी भी एक जंक्शन पॉइंट पर जितने भी करंट्स आ रहे हैं उन सब का, ओके, या आ रहे हैं या जा रहे हैं, जितने भी, मतलब ऐसा कह सकते हो कि जंक्शन पॉइंट पर जितने भी करंट है उनका अलजेब्रिक सम 0 से इक्वल होता है। ऐसा, जैसे एक सिनेरियो यहाँ पे कंसिडर करिए, मान लीजिए ये आपका जंक्शन पॉइंट है, इस पर क्या है, कुछ करंट आ भी रही है, कुछ करंट यहाँ इस जंक्शन पॉइंट से निकल भी रही है, कुछ जंक्शन पॉइंट की तरफ आ भी रही है, कुछ जंक्शन पॉइंट से निकल भी रही है। जैसे यहाँ पे I1 देखिए, ये क्या है,
जा रही है ना, पॉइंट की तरफ। I2 एक मिनट, ये एक्चुअली I1 यहाँ पे, I1 जा रही है, I2 भी पॉइंट की तरफ जा रही है, I3 पॉइंट से निकल रही है, I4 पॉइंट की तरफ जा रही है, I5 जो है पॉइंट से निकल रही है, I6 भी निकल रही है और I7 भी इधर आ रही है ना। तो बेसिकली जो पॉइंट से दूर जा रही है उसको, उस करंट को नेगेटिव ले लीजिए, ये साइन कन्वेंशन है, ध्यान रखिएगा। जो करंट पॉइंट से दूर जा रही है उसको नेगेटिव ले लीजिए और जो करंट पॉइंट की तरफ आ रही है उसको पॉजिटिव ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आप सम करो इन सब का तो आप ये देख पाओगे कि I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 माइनस I6 प्लस I7 इज इक्वल टू 0, यही कहता है आपका किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक। मतलब यहाँ से एक और पॉइंट हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने भी करंट्स इस पॉइंट पर जा रहे हैं और यहाँ से निकल रहे हैं वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ऐसा। I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस I7 ये आपका इक्वल हो जाएगा किससे, I3 प्लस I5 प्लस I6 से, ठीक है। मतलब जितना करंट पॉइंट की तरफ या जंक्शन पॉइंट की तरफ जा रहा है, ओके, और जितना पॉइंट जंक्शन पॉइंट से लीव कर रहा है, निकल रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ओके। और जो मैथमेटिकल ऐसा कह सकते हो, मैथमेटिकली आप किरचॉफ्स करंट लॉ को ऐसे लिख सकते हैं, समेशन I इज इक्वल टू 0। तो स्टेटमेंट के साथ आप इस फिगर को बना करके इस प्रकार से थोड़ा शो कर दोगे और कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह लिख दोगे तो काफ़ी हो जाएगा आपका। यहाँ देखिएगा, किरचॉफ्स करंट लॉ, it states that in an electrical circuit the algebraic sum of currents meeting at a point is 0. this is sigma या समेशन कहो इसको, समेशन I इज इक्वल टू 0, ओके। जो करंट्स किसी एक पॉइंट पर मिट कर रही है, ओके, उसका एल्जेब्रिक सम क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, 0 होता है, ये किरचॉफ्स करंट लॉ है। अब आते हैं कहाँ पर, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पर। सो किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ क्या कहता है, देखिए किरचॉफ का वोल्टेज लॉ ये कहता है, जैसे ये एक फिगर है, तो इस फिगर में जैसे मान लीजिए कि आपका जो क्लोज्ड लूप है, जैसे चूंकि ये क्लोज्ड सर्किट है तो इसमें क्लोज्ड लूप कौन कितना है, एक तो आपका ये लूप बनेगा ABCD और एक लूप बनेगा DCFE और एक लूप बनेगा आपका ABFEA, ये लूप, 3 लूप यहाँ पर क्लोज्ड है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये कहता है कि किसी भी क्लोज सर्किट में जो क्लोज्ड लूप होता है उसमें करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है ना, ओके, इस प्रोडक्ट का एल्जेब्रिक सम इक्वल होता है, किससे इक्वल होता है, उसमें जो EMF कनेक्टेड है उसके एल्जेब्रिक सम से, ठीक है। बेसिकली सर्किट में जो क्लोज्ड लूप है, ओके, उस क्लोज्ड लूप में जो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट है, ओके, जैसे इसका स्टेटमेंट देखने में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, देखिएगा, इट स्टेट्स दैट the algebraic sum of the product of the current and resistance in any closed loop of a closed circuit, okay, is equal to the algebraic sum of the EMF acting in that loop, ठीक है। जो EMF उस लूप में एक्ट कर रहा है उसके algebraic sum से इक्वल होता है। अच्छा, साइन कन्वेंशन क्या आप यूज करोगे, यहाँ पे देखिएगा, द साइन कन्वेंशन इज दैट जो प्रोडक्ट होगा ना आपका जो प्रोडक्ट होगा करंट और रेजिस्टेंस का, उसको आप पॉजिटिव कब लोगे, जब आप बैटरी के मतलब जब आप करंट के डायरेक्शन में प्रोपोगेट करोगे। जैसे I1 इधर है, इस डायरेक्शन में अगर आप थिंग्स को सेलेक्ट कर रहे हैं तब आप प्रोडक्ट को पॉजिटिव लेंगे, अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेलेक्ट कर रहे हैं तब आप प्रोडक्ट को नेगेटिव लेंगे, ठीक। और EMF को पॉजिटिव कब लेंगे, जब आप निगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं तब पॉजिटिव लेंगे, ओके। और जब आप निगेटिव से माफ कीजिएगा पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं तब आप इसे नेगेटिव लेंगे, ठीक है। The sign convention is that the product of the current and resistance is taken as positive when we traverse in the direction of current and EMF is taken positive when we traverse from negative to positive electrode cell के, ठीक है। सो इस प्रकार से जो है ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। आप साइन कन्वेंशन के बारे में लिख दीजिए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट दे दीजिए, और अगर आप समझाना चाहते हैं तो इस प्रकार से एक सर्किट लेकर के आप समझा भी सकते हैं कि क्या यहाँ पर कहने का मतलब है। जैसे यहाँ पर एक लूप कंसिडर करते हैं, ABCDA, ये जो लूप है ABCDA, ये जो लूप है, इस लूप में अगर आप देखो तो पहले तो यहाँ से करंट निकल रहा है I, ठीक है, ये करंट I निकल रहा है,
इस पॉइंट पर आने के बाद करंट दो हिस्से में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो हमें इस लूप का करंट लेना होगा, तो I1 R1 इसको पॉजिटिव लेंगे, है ना, चूंकि हम लोग करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। I1 R1 एंड फिर इधर से एक ही रेजिस्टेंस है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो I1 R1 इज इक्वल टू, चूंकि हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जा रहे हैं तो आप यहाँ पे जो EMF है इसको पॉजिटिव ले लेंगे। उसी प्रकार से आप दूसरा जो लूप है DCFED इसको कंसिडर करके देखते हैं। DCFED ये जो लूप है, इस लूप में अगर आप देखो तो इस लूप में अगर हम लोग देखें तो चूंकि हम लोग इधर से जा रहे हैं ना, इधर से, तो इसमें क्या है कि थोड़ा अपोजिट सीन बनेगा यहाँ पर, है ना। जैसे कि अगर हम लोग ले तो हम लोग चूंकि इधर से ले रहे हैं ना DCFE इस डायरेक्शन से ले रहे हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इस साइड से जाएगा तो यहाँ पे करंट I2 आ रहा है ना, I2 R2 ये नेगेटिव में आएगा एंड चूंकि एक ही करंट है और यहाँ पे EMF चूंकि हम लोग इधर से जा रहे हैं तो ये नेगेटिव ही आएगा। आप इसको कैंसिल करोगे तो I2 R2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लूप्स को देख करके आपको सेलेक्ट करना है। बेसिकली जो साइन कन्वेंशन वाला हिस्सा है ना, ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में। सो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए स्क्रीनशॉट, ओके। अब आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक मिनट इसको हटा देते हैं। अब आप आसानी से इन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रूल्स टू एनालाइज AC सोर्स्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को।